देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। Thus, the Electoral Bond Scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, ताकि वो वोट देने के लिए ठीक से फैसला कर सकें। इस तरह करीब 7 साल बाद चुनावी बॉन्ड योजना रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंची? ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? क्या है चुनावी बॉन्ड की कहानी और इस फैसले के बाद किसने क्या कहा? आज सारांश में हम इन्हीं सब सवालों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास जांगड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 अहम सवालों पर विचार किया। पहला, क्या चुनावी बॉन्ड योजना संवैधानिक है? दूसरा, क्या यह मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है? और तीसरा, क्या निजता के अधिकार की रक्षा की दृष्टि से चंदा देने वाले को नाम गुप्त रखने की छूट दी जा सकती है? और चौथा और सबसे अहम सवाल, क्या चुनावी बॉन्ड योजना लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है? इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा 2 फैसले लिखे गए। एक फैसला जस्टिस संजीव खन्ना ने तो दूसरा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सहमति से लिखा। हालांकि दोनों फैसले एक ही बात कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह योजना असंवैधानिक है, इसलिए इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। दूसरा, यह मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता चल पाता कि किसने कितना किस पार्टी को चंदा दिया। तीसरा, चंदा देने वाले को अपना नाम गुप्त रखने की छूट नहीं दी जा सकती। चौथे सवाल का जवाब भी कोर्ट ने हाँ में ही दिया। कोर्ट ने माना कि यह योजना सत्तासीन पार्टी को ही लाभ पहुंचाती है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि इससे राजनीति में काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। दानदाताओं की गोपनीयता महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे आधार बनाकर राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता हासिल नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने के साथ ही संबंधित पक्षों के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए। सबसे पहला निर्देश तो बैंकों को नए चुनावी बॉन्ड जारी नहीं करने का है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी जो संस्था चुनावी बॉन्ड जारी करती रही है और बेचती आई है, वह 12 अप्रैल 2019 से लेकर आज तक बेचे गए सभी बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक करे। इस जानकारी में चुनावी बॉन्ड के खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और उसकी कीमत शामिल है। कोर्ट ने आगे कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सारी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक सार्वजनिक करे। वहीं जारी हो चुके बॉन्ड्स को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बॉन्ड अभी तक किसी भी पार्टी ने एनकैश नहीं किए हैं, उन्हें बैंक को लौटाना होगा और बैंक को इसके बदले खरीदार को रिफंड भी देना होगा। साल 2017-18 से लेकर 2022-23 तक कुल 11,450 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे गए, जिसमें अकेले 6,566 करोड़ रुपए यानी कि आधे से भी ज्यादा के बॉन्ड भाजपा को मिले और 1,123 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को 1,093 करोड़, बीजू जनता दल बीजेडी को 774 करोड़, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को 617 करोड़, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 64 करोड़, जनता दल यूनाइटेड को 24 करोड़ के चुनावी बॉन्ड हिस्से में आए। और बाकी बची पार्टियों जैसे कि समाजवादी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, वाईएसआरसीपी, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, जेडीएस, एआईएडीएमके और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि पार्टियों को कुल 1,095 करोड़ के बॉन्ड हिस्से में आए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया और कहा कि भाजपा बताए उसने इतने सारे चंदे का क्या किया। 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फैसला पड़ने के बाद इस पर पार्टी और सरकार की तरफ से सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। लेकिन वो एक बार फिर ये दावा करने से नहीं चूके कि ये योजना राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए लाई गई थी। औपचारिक टिप्पणी इस पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद बताई जाएगी। Since the judgment is of a constitution bench running into hundreds of pages, it requires a comprehensive study and thereafter a structured reply. तो ये आपसे हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का यह फैसला है, अतः पार्टी की ओर से और संभवतः सरकार की ओर से आवश्यकता पड़ेगी तो इसका सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। यह भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। वहीं भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की ही मांग कर दी है। टिप्पणियों के बाद चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला कैसे पहुंचा। दरअसल 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रस्ताव रखा। Political parties continue to receive most of their funds through anonymous donations which are shown in cash. An effort therefore requires to be made to cleanse the system of political funding in India. Donors have also expressed reluctance in donating by check and other transparent methods as it would disclose their identity and entail adverse consequences. I therefore propose the following system as an effort to cleanse the system of funding of political parties. पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर व्यवस्था को क्लींस किया जाए, साफ सुथरा किया जाए, उसके लिए एक पूरी स्कीम इस बजट के अंदर हम लोगों ने अनाउंस की है। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के अधिनियम में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, जो कि अगले महीने वित्त विधेयक 2017 के पारित होने के साथ ही कानून बन गया। आपके लिए जानना जरूरी है कि आरबीआई ने इस स्कीम का विरोध किया था। उनका कहना था कि चुनावी बॉन्ड और आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने से एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, भारतीय मुद्रा पर भरोसा टूटेगा और नतीजा केंद्रीय बैंकिंग कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस विरोध पर ज्यादा जानकारी के लिए आप न्यूज लॉन्ड्री पर नितिन सेठी की यह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2018 को राजपत्र अधिसूचना यानी गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 20 के जरिए चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया। इस तरह इसकी शुरुआत हो गई। इसके बाद थोड़े थोड़े समय के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग मूल्य के बॉन्ड जारी करता और अपनी फेवरेट राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाला उसे खरीद लेता। खरीदार की जानकारी केवल एसबीआई के पास होती थी और पिछले चुनाव में 1% से ज्यादा वोट हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी ही इन चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक प्रस्ताव और सरकार के नोटिफिकेशन से यह योजना शुरू हो गई। इसके लिए कई कानूनों में कई बदलाव हुए। बॉन्ड को कानूनी मान्यता देने के लिए पूरी तरह रास्ता बनाया गया। सबसे पहले साल 2016 में वित्त अधिनियम प्रभावी हुआ। इसने एफसीआरए की धारा 2(1)(j)(4) में संशोधन किया। इससे विदेशी स्रोत यानी फॉरेन सोर्स को परिभाषित किया गया ताकि भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाली विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने की छूट मिल सके। इससे पहले एफसीआरए के तहत राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियों द्वारा चंदा देने पर रोक थी। इसके बाद 31 मार्च 2017 को नया वित्त अधिनियम लागू हुआ। इसके तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया। इसके अलावा सूचना के अधिकार अधिनियम में भी बदलाव किया गया। इन बदलावों से हुआ ये कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड का रिकॉर्ड रखने, केंद्र सरकार को बैंक चुनने, राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी गुप्त रखने और चंदा देने के लिए कंपनियों को मनमानी छूट मिल गई।
जैसे ही ये संशोधन पेश हुए तो सबसे पहले सितंबर 2017 और फिर जनवरी 2018 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। दो गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और कॉमन कॉज ने जनहित याचिकाएं दायर की। याचिकाओं में कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी आएगी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को मान्यता मिलेगी। इन एनजीओ के अलावा एक राजनीतिक पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वो थी सीपीआईएम। उनका भी यही तर्क था कि यह पारदर्शिता नहीं है, बल्कि ये और भी ज्यादा पर्दा डाला जा रहा है। पारदर्शिता मत कहिए आप इसे, बल्कि ये पारदर्शिता के विपरीत है। पारदर्शिता का मतलब है जो आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है ना, इधर से उधर आप देखते हैं। तो ये पारदर्शिता शब्द यहाँ पे गलत है, बल्कि इसको पर्दा डाला जा रहा है कि देने खातिर जो देगा और जिसे मिलेगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। इसे ट्रांसपेरेंसी नहीं कहते, इस विपरीत है। इस तरह एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड बिकने लगे तो दूसरी तरफ उनका विरोध होने लगा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इससे ट्रांसपेरेंसी तो जो थी वो भी खत्म हो जाएगी। वो किस तरह खत्म हो जाएगी कि भाई किस पार्टी किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया ये तो हमें पता ही नहीं लगेगा। यही तो जानना था। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या था? आप पॉलिटिकल फंडिंग के लिए आप खुली छूट दे रहे हैं। अब किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कितनी राशि किस पार्टी को दिया। स्वाभाविक है इसका लाभ किसको मिलेगा। इसको कोई रिसर्च रॉकेट साइंस नहीं है माननीय सभापति महोदय। मूल रूप से अपनी ही पार्टी को पूरा फायदा दिलाना और उस पर कैप हटा देना और उसको एनोनिमिटी रखना, ये अपने आप में ये बात बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत केवल दूसरों को परेशान करने की है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की है। अगर इनको सही मायने में कोई रिफॉर्म करना था पॉलिटिकल फंडिंग में, तो एक नेशनल कॉर्पस क्रिएट करते, इलेक्टोरल फंड क्रिएट करते, इलेक्शन कमीशन से बैठकर एक क्राइटेरिया तय करते। वहीं भाजपा ने तर्क दिए कि राजनीतिक फंडिंग से काला धन हटाना है। एक हम लोगों ने सुझाव इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रखा है और जो कल्पना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है। जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी। खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा। केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। तो पार्टी के हाथ में भी क्लीन पैसा आएगा, देने वाला भी क्लीन पैसा देगा। किसने कितने का खरीदा है ये तो बैंक में पता होगा, लेकिन उसमें किस किस को कितना दिया है ये केवल उसको पता होगा। काले धन का मुद्दा यहाँ पर ज्यादा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जितने बॉन्ड्स मिले हैं उसकी जानकारी पब्लिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव के वक्त जहां आरबीआई ने इसका विरोध किया था, वहीं साल 2019 आते आते चुनाव आयोग ने भी कहा कि वे इस योजना के खिलाफ हैं। 25 मार्च 2019 को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाने के दावे के खिलाफ है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2023 को फिर से याचिकाकर्ताओं ने 2024 के आम चुनावों से पहले मामले की सुनवाई की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला संविधान पीठ को भेज दिया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पर लगातार सुनवाई की, सभी पक्षों की दलीलें सुनी और 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे 15 फरवरी को सुनाया गया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने सुनवाई के दौरान पैसे और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं। ऊपर हमने राजनीति में आने से लेकर चुनाव जीतने और सत्ता में बने रहने के लिए धन के महत्व को रेखांकित किया है। हमारे सामने यह सवाल है कि निर्वाचित सदस्य किसके लिए काम करेगा, वो कंपनी जो उसे अथाह धन दे रही है या फिर वो जनता जो उसे चुनकर भेज रही है। यहां तक कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात को माना है कि कॉरपोरेट का चंदा एक क्विड प्रो को यानी दोनों के लिए मुनाफे वाली व्यवस्था है। कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि जिसका चंदा होगा उसके लिए ही पार्टियां काम करेंगी, जो कि हम भी आपको बार बार कहते हैं कि मीडिया भी उसी की बात करता है जिससे वो चंदा यानी विज्ञापन लेता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके हितों की बात हो तो जाग जाइए और फैसला कीजिए कि इस चंदे वाली व्यवस्था को बदलेंगे और गर्व से कहेंगे, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।
आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।